हाँ जी, मेंटरशिप प्रोग्राम वालों, आपको टू स्टेप्स बैक नाम का एक आर्टिकल मैंने असाइन किया डॉन न्यूज़पेपर से 18 फरवरी 2025। अभी ये कल की ही बात है। और जब ये आर्टिकल आपने स्टार्ट किया तो आपको शायद आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि द वर्ड्स दिस गाय इज़ यूजिंग, और ये जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझाने की ये कोशिश कर रहे थे, जो अल्फाज का चुनाव या जो लफ्ज़ यूज़ किए थे बड़े मुश्किल थे। दे वर हार्ड टू अंडरस्टैंड। कहना क्या चाह रही है समझ नहीं आ रही। जो मेरा पर्पस था आपको ये आर्टिकल असाइन करने का, वो था ही यही कि जब आप अपनी लैंग्वेज, अपनी लिखते वक्त जो लैंग्वेज का, जो अल्फाज का चुनाव करते हो, और अगर वो होगा मुश्किल, वो होगा ऐसा, वो होगा मुश्किल जिसको पढ़ते वक्त चीज़ें समझ नहीं आएंगी, जो वर्ड्स का जो इस्तेमाल हो रहा होगा वो एक कॉमन पर्सन नहीं समझ पाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट उस रीडिंग से उठ जाएगा। सो इन ऑर्डर टू राइट अ गुड ऐसे, आपने कभी भी ये जो काम है वो नहीं करना होता। आपने इतने मुश्किल अल्फाज, इतनी मुश्किल वोकेबलरी का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ आई। एक दफ़ा रीड करने से नहीं समझ आया होगा, लेकिन 2-3 दफ़ा रीड करने से कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। और सिमिलर वॉज द केस है, जब मैंने इसको पढ़ा मुझे लगा यार ये बंदा, हाँ एज अ टीचर मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन इनिशियल आपके 2 महीने 2-4 महीने जब आपके डॉन न्यूज़पेपर पे लग जाते हैं तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप इस जैसे आर्टिकल, जो कि एक मुश्किल लिखा हुआ आर्टिकल है, कंफ्यूज करने वाला आर्टिकल है, उसमें भी से भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट उठा सकते हो। अब आते हैं जी हम किसके ऊपर, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो मैंने यहाँ आपके लिए नोट डाउन किए और आपको मैंने वो समझाने की भी कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो जब इस आर्टिकल को आपने पढ़ा तो आपको शायद कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नई लर्निंग आपको मिली होगी, या आपको कोई कीवर्ड्स नए सीखने को मिले होंगे। अक्सर हम कीवर्ड्स का जिक्र कर रहे होते हैं, अक्सर मैं आपको कह रहा होता हूँ कि अपनी राइटिंग में उन जॉर्गन्स का इस्तेमाल किया करें। तो जैसे कि ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी, मुझे एक लफ्ज़ ये सुनने को मिला, पढ़ने को मिला इस आर्टिकल में, elite capture, बाईपार्टीजियन पार्लियामेंट्री एंड जुडिशल कमीशन। अब एज अ टीचर वही वाली बात है कि मुझे तो पता है कि इसका क्या मतलब है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है और ये आपकी ओवरऑल डेमोक्रेसी से डिफरेंट कैसे है, एलीट कैप्चर का कॉन्सेप्ट क्या है और बाईपार्टीजियन पार्लियामेंट्री एंड जुडिशल कमीशन क्या होते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो क्विक डेफिनेशन 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसकी ले सकते हो, और आपको ये जो तीनों नए कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको हमेशा के लिए एक आर्टिकल पढ़ने से समझ आ गए। आर्टिकल मुश्किल था लेकिन फिर भी आपको 3 नई चीज़ें सीखने को मिली। उसके साथ साथ आपको 3 से 4 नए कीवर्ड्स, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इलीट कैप्चर एंड इंटरम रिजीम्स, आपको ये 3 नए कीवर्ड्स सीखने को मिले इस आर्टिकल को पढ़ने से। उसके साथ साथ ये हुआ कि आपको कुछ की फाइंडिंग्स देखने को मिली, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एज अ सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी, कि जब तक आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते तब तक आपकी डेमोक्रेसी कभी भी फ्लरिश नहीं करेगी। एक आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। एलीट जो है हमारे, वो क्या करते हैं, सोसाइटी को बेस्ड ऑन इथनिसिटी की बुनियादों के ऊपर हमें डिवाइड किया जाता है, और जो हम डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद जो हमारा एलीट है वो क्या करता है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैप्चर कर लेता है, और वो जो कैप्चर इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ एलीट को फिर क्या करते हैं, सर्व करते हैं, ना कि आपको और मुझे। तो यहाँ मुझे आके क्या हुआ, ये 3-4 नए कॉन्सेप्ट, 2 की फाइंडिंग्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गए। अभी एज अ बिगिनर कोई मसले वाली बात नहीं है कि मैंने इनका करना क्या है, इनका होगा क्या, वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ साथ आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। अच्छा, एक तो ये की फाइंडिंग होगी। थोड़ा सा आर्टिकल को हमने गौर से पढ़ा तो हमें कुछ नई चीज़ें और देखने को मिली, और वो ये था कि आपके जो स्टेट के जो डिपार्टमेंट हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इथनिसिटीज़ के बेसिस के ऊपर जो इंस्टीट्यूट्स को डिवाइड किया जाता है, उन इंस्टीट्यूट्स की जो ये राइटर हैं वो कहते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है सर्विस इंस्टीट्यूशन और दूसरे हैं स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशन। सर्विस जो कि एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब एग्जेक्टिव ब्रांच को एक्सप्लेन करने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं है कि ये कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। आपकी नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, आपके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट आपकी जो फोर्सेस हैं वो इसके अंडर फॉल कर रही हैं, एग्जेक्टिव। इनका काम है आपको सर्विस करना, डिलीवरी, यानी ये सर्विस की डिलीवरी करना, और ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं आपके स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशन, जो कि कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, मीडिया और सिविल सोसाइटीज़ पे कंसिस्ट करते हैं।
और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं डेमोक्रेसी को, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। नाम से वाजे है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, तो इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान काम कर रहा है, ठीक है जी। आपकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कोर्ट्स, और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी कोर्ट्स काम करती हैं। मीडिया क्या करता है, अकाउंटेबल ठहराता है लोगों को, ठीक है जी। और सिविल सोसाइटीज़ क्या करती हैं, वो रेज करती हैं वॉइसेस, जिससे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। एक कॉन्सेप्ट मैंने ये सीखा कि पाकिस्तान के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें डिवाइड हुए हैं। अभी तक हमने ये नहीं करना कि सर इन डाटा को मैं यूज़ कैसे करूँगा, ये वीडियो के आखिरी पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और फिर ये बंदा जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे क्या करता है, इन दोनों जो इंस्टीट्यूशंस है इनको जोड़ के कहता है कि एक अच्छा ज़माना हुआ करता था बेटा, जब पाकिस्तान भी ग्रो किया कर रहा था। तो 2008 से लेकर 18 वाले टाइम को ये बंदा क्या करता है, गोल्डन पीरियड कहता है। और वो ये इसको एक्सप्लेन करता है कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब स्मूथली रनिंग डेमोक्रेसी थी तो हमने देखा कि आपके स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस और सर्विस इंस्टीट्यूशन दोनों ने मिलकर क्या किया, वंडरफुल काम किए। 18th अमेंडमेंट भी पास कर दी, और 19th अमेंडमेंट क्या थी जी, आपके जितने भी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट। और 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें आपके प्रोवेंसेस को क्या मिल गया, इख्तियार मिल गया, यानी हमारा वो जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट था वो बेहतर बन गया, ठीक है। हम लोग स्टेट, यूनिटरी जो स्टेट होते थे, आपने ये भी पढ़ा है पहली क्लास में, यूनिटरी स्टेट और फेडरेशन का कॉन्सेप्ट। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन हाँ आपको याद है 18 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वो गुड एग्जाम्पल के तौर पे कहता है कि जब आपके सर्विस और स्टेट स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह के मैजिक हैपन होते हैं। और उसके बाद वो बंदा क्या करता है, एक अफसोसनाक आपको खबर देता है जिसको हम बैड एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, ठीक है जी। वो कहता है कि 2018 में या 17 में जब भी खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, वो उसको क्रिटिसाइज करता है। वो यहाँ पे ये कहता है कि 2017 के जो पोल्स थे, ठीक है जी, वो रिग्ड थे। और उसके बाद जो है एरा आया, उसमें हालांकि पीपीपी और पीएमएलएन को बड़ा पनिश मिला, उनको पनिशमेंट हुई, यानी उनसे जो गवर्नेंस थी वो ले ली गई। लेकिन उसके बाद जो हमारे मास्टर्स ऑफ आवर फेट हैं वो रीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। दे वर रीएक्टिवेटेड। उन्होंने देखा कि पिछले 10 साल हम किसी तरह बीच में इंटरफेयर हमने नहीं किया, जिसकी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की लेजिस्लेशन हुई, आपके स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट मिलने लगे सर्विस के साथ, और मिल के उन्होंने क्या किया, इस तरह की अमेंडमेंट की जो कि सिविलियन के लिए बेहतर थी, डेमोक्रेसी की स्मूथली रनिंग के लिए बेहतर थी। और जो एलीट हैं वो एक जगह पे राजी होने लग गए, और उन्होंने क्या किया, डिवीजन को क्रिएट किया। मास्टर्स ऑफ फेट से उनका जो इशारा है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। और वो कहते हैं कि उन्होंने अब क्या किया, जब वो पावर में आए तो उन्होंने खान साहब की गवर्नमेंट को क्या किया, किक आउट कर दिया, क्योंकि उनको लेके आए थे तो किक आउट करने वाले भी वही हैं। उसके बाद वो क्या है, वो कहता है कि सम रीसेंट अमेंडमेंट्स उन्होंने पास की, जिसकी प्राइम एग्जाम्पल 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मीडिया के ऊपर हैवी कंट्रोल जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है मीडिया को, और जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। आपकी जो लॉयर्स की बॉडी है, यानी लॉयर्स हैं, उनको ब्राइब किया जा रहा है, उनको जो है रिश्वत दी जा रही होती है। तो ये मल्टीपल एग्जाम्पल्स को वो रेफर करके कहता है कि हम दोबारा से उस डार्क एरा में चले गए हैं जहां से ये आगाज हुआ था। ये आपका गोल्डन पीरियड, ये आपका डार्क पीरियड। इस आर्टिकल में, जो कि एक इंतहाई डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ लिखा गया आर्टिकल था, समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऑल्दो इकोनॉमिस्ट विद अ पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है जी, और विद लेवल सीनियर लेवल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 50 कंट्रीज़ है, लेकिन लिखते वक्त वो थोड़ा सा इस चीज़ को भूल गए कि जो आर्टिकल है वो पढ़ने वाला कोई एक कॉमन सिटीज़न होगा पाकिस्तान, तो उसके लिए मुझे आसान करने पड़ेगा। इसीलिए फिर हम कहते होते हैं कि मलिहा लोधी साहिबा के जो आर्टिकल्स हैं वो अक्सर स्टूडेंट को पसंद आते हैं, अक्सर टीचर रेकमेंड कर रहे होते हैं। हालांकि इनसे ज़्यादा शायद उनका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही होती है वो बड़ा आसान होता है। तो अच्छा, फिर भी क्या हुआ, फिर भी आपने ये आर्टिकल पढ़ के एटलीस्ट 1, 2 और 3 ये 1.5 पेजेस का डाटा आपने कलेक्ट कर दिया, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक आर्टिकल, यानी एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो गए। अब आते हैं उस पार्ट के ऊपर कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा यूज़ करना सीखना है डाटा को। तो मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसके ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले ना आपने ये देखा कि यार जो CSS का पाकिस्तान अफेयर्स का और करंट अफेयर्स का सिलेबस है, आया ये उसके साथ कहीं रिलेट कर पा रहा है? तो जी हाँ, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे हमें क्या करनी चाहिए, इंश्योर करनी चाहिए। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है जी, डिसोल्यूशन ऑफ पावर, कि पावर को डिसॉल्व कर देना चाहिए। सारी की सारी पावर सेंटर के पास ना हो, ना ही प्रोविंसेस के पास हो। आपकी जो पावर है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर होगी, तब जो आपका कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का वो सही फ्लरिश करेगा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी इसको कहते हैं।
इलीट कैप्चर से हमें बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। अब आपका माइंड इसके ऊपर आ जाए कि इलीट कैप्चर का टॉपिक जो है हम इसको डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कह सकते हैं कि हमेशा एलिटिस्ट गवर्नमेंट रही है। एलिटिस्ट को हटा के हमें कॉमन सिटीजन को अलाउ करना चाहिए, न्यू पार्टीज को राइज करना चाहिए, न्यू फेसेस को सामने आना चाहिए, जिसकी वजह से इलीट कैप्चर ख़त्म होगा। इसको आप यूज़ कर सकते हो नेपोटिज्म के साथ, इसको आप यूज़ कर सकते हो, अगेन वो जो वर्ड होते हैं मेरे माइंड से अक्सर निकल जाते हैं, जागीरदाराना निज़ाम जिसे हम उर्दू में कह रहे होते हैं। ठीक है जी, आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमेशा ये वर्ड मैं भूल जाता हूँ। तो ठीक है, ये यानी हम क्या करें, इन दो फिनोमिनास को ख़त्म कर सकते हैं। एलीट कैप्चर को इस तरह ख़त्म किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री एंड जुडिशल कमीशन बनाने चाहिए जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स शफाफ हों, हम ये वाले इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एलीट कैप्चर, इंटरिम रिजीम, एसए में यूज़ हो सकता है, पाकिस्तान करंट अफेयर्स में यूज़ हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस में यूज़ हो सकता है। और ये जो फाइंडिंग्स हैं कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए एज अ सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का ऐसे आ जाता है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचाया कैसे जाए या 2024 का जो ऐसे था पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आर द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी, या आपकी ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज़ द प्राइमरी सोर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान प्रॉस्पर कर सकता है, इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ये आपका पूरा एक पैराग्राफ बन सकता था। ठीक है जी, एलीट को जो है डिवाइड किया जाता है, एलीट हमें एथनिसिटीज़ में डिवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो कैप्चर कर पाते हैं इंस्टीट्यूशन को और अपने अकॉर्डिंगली उनको यूज़ करते हैं। तो हमें एथनिक डिवाइड इन पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। रिलीजियस डिवीजन, एथनिक डिवीजन, लैंग्वेज की डिवीजन, बॉर्डर्स की, आपके प्रोविंसेस की डिवीजन को ख़त्म करके हमें नेशनलाइजेशन की तरफ आना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हैं, या पाकिस्तान की नेशनलाइजेशन जो है, या पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, ये उस टॉपिक में आप इसको एज अ क्या कर सकते हो, रेफरेंस के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो कि इथनिसिटी के होने से एलीट हमें डिवाइड करके क्या करता है, इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करता है। तो हमें चाहिए कि एथनिसिटीज़ के कॉन्सेप्ट को मिनिमाइज कर दिया जाए, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिकली क्या करेगा, फ्लरिश करेगा। ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह ये जो डिवीजन है इसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हो कि पाकिस्तान में हमेशा जो क्रिटिसिज्म देखा जाता है वो इन एग्जेक्टिव ब्रांच को किया जाता है। खान साहब ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया जी, फलां बंदे ने ये कर दिया। हमेशा हमें इसके ऊपर ज़्यादा तनकीद देखने को मिलती है। नो वन टॉक्स अबाउट दिस। ना कोर्ट्स का जिक्र है, ना इलेक्शन कमीशन को देखा जा रहा है, ना नैब को देखा जा रहा है। तारुल कादरी साहब जब आया करते थे वो हमेशा एक चीज़ को करते थे कि यार ये वो गढ़ है, ये वो प्राइमरी सोर्स है जिसको हमें ठीक करना चाहिए, जिसकी वजह से पूरी कंट्री ठीक हो सकती है। और आज इस बात को, ये आर्टिकल वाला जो बंदा है वो मान रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आता है। सो आवर फोकस शुड शिफ्ट फ्रॉम सर्विस इंस्टीट्यूशंस टू स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन। वी शुड वर्क ऑन आवर कोड, वी शुड प्रोवाइड बेटर सर्विस डिलीवरी। ठीक है जी, हमें नैब के कानून को चेंज करना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, मीडिया को आज़ाद किया जाए, सिविल सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एंड बाय इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान कैन बिकम अ प्रॉस्परस नेशन। तो पाकिस्तान, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी में भी आप ये यूज़ कर सकते हो, डेमोक्रेसी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो कि एज डेमोक्रेसी इज़ स्ट्रेंथन्ड ड्यू टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, सो द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी लाइज इन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो आप इसको किसी डेमोक्रेटिक ऐसे में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर देने होंगे कि जब सर्विस एंड स्टेट स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन मिल के काम करते हैं तो आपकी गुड एग्जांपल्स लाइक 18th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट ये सामने आती है। और बैड एग्जांपल के तौर पे कहते हो कि जब एलीट क्या कर देता है कैप्चर, इस एलीट से मुराद हमारा क्या है, ये वाले भी हैं आपकी इस्टेब्लिशमेंट, जब वो कैप्चर कर देता है इंस्टीट्यूशन को तो फिर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसी गलत अमेंडमेंट भी पास होती हैं, मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा होता है, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज होती हैं, लॉयर्स को भी ब्राइब किया जाता है, एक्टिविस्ट को भी किडनैप किया जाता है, मल्टीपल उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो लीड कैप्चर के ऊपर ये एक छोटा सा आर्टिकल, डिफ़िकल्टी थी इसकी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल आर्टिकल। तो ये आपने देखा कि फिर भी हमने क्या कर दिया, 1.5-2 पेजेस का डाटा निकाल के अपने लिए पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और एसए का जो पेपर है उसको आसान बना दिया। तो जी दिस इज़ द वे, और ये वो तरीका होता है जो मैं आपको अक्सर रेकमेंड करता हूँ कि 5-10 मिनट भी आप अगर अपने दे दें डेली बेसिस पे इन कलर्स के साथ खेल के,
तो अपने लिए आप आर्टिकल्स को क्या कर सकते हो, आसान बना सकते हो। और 2 दिन में एक आर्टिकल पढ़ लिया, ये मुश्किल था, इसको इग्नोर कर दिया, अगले दिन पढ़ लिया, लेकिन पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। ये उसकी प्राइम एग्जांपल थी कि आपको जब आप पढ़ते हो, जब मुश्किल चीज़ों को भी पढ़ते हो, तो आप अल्लाह पाक फिर आपकी आसानियाँ करते हैं, आपके लिए मदद करते हैं, और फिर आपके पास इस तरह का मज़े का डाटा आता है, और फिर ये आप जब यूज़ करते हो तो फिर स्कोर भी बढ़ता है। दीज कीवर्ड्स, दी न्यू कॉन्सेप्ट्स की फाइंडिंग्स, ये आपका एक आर्टिकल की क्विक सी समरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन, जिसमें आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, बिकॉज आप इस टाइम पे फ्री हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेरे लिए भी ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।